अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं साइंटिफिक मेथड को। चैप्टर 1 का जो 6th टॉपिक है साइंटिफिक मेथड, आज इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिस्ट्स टेक स्पेसिफिक स्टेप्स फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क और रिसर्च। साइंसदान क्या करते हैं? कोई ख़ास काम करने के लिए या रिसर्च करने के लिए उनके कोई मखसूस स्टेप्स होते हैं जिनको वो लेते हैं। जो वो स्टेप्स लेते हैं उनको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए जो वो स्टेप्स लेते हैं तो उसको हम बायोलॉजिकल मेथड का नाम देंगे। यानी कि साइंटिफिक मेथड जो है ये रिसर्चर्स या साइंटिस्ट्स का कोई भी काम करने का स्टार्ट करने का अमल है। अब साइंटिफिक मेथड के वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। अब उनको फॉलो करने के लिए उन्होंने 7 स्टेप्स बताए हैं। नंबर 1 पे बताया है रिकग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम। सबसे पहले वो क्या करते हैं? कोई भी साइंसी मसले को पहचानते हैं, साइंसी मसले की पहचान रखते हैं, उसकी शिनाख्त करते हैं। दूसरे नंबर पे उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब कि उसका मुशाहदा करते हैं। मुशाहदा करने के बाद वो हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस मतलब कि उनका ही वो जो नतीजा निकला होता है। फिर उससे जो मंतकी नतीजा अखज़ करते हैं उसको हम डिडक्शन का नाम देते हैं। जब वो डिडक्शन बना लेते हैं उसके ऊपर वो तजर्बात करना शुरू कर देते हैं। जब वो तजर्बात करना शुरू कर देते हैं तो वो तजर्बा एक बार भी सही कैलकुलेशन देता है, दूसरी बार भी सही देता है। जब तजर्बा जो है अच्छी तरह प्रूव हो जाता है कि ये हाइपोथेसिस बिल्कुल दुरुस्त है तो उससे रिज़ल्ट्स अखज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो ये है साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स। इनको 1 बाय 1 हम तफसील से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम के मसले की शिनाख्त कैसे की जाती है और मसले की शिनाख्त करता कौन है। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, स्पेसिफिक इशू और फिनोमिना। अब पहला जो स्टेप है आइडेंटिफाइंग और डिफाइनिंग का है साइंटिफिक प्रॉब्लम का। अब जो साइंसी मसला है या उसकी पहचान करना सबसे पहला मरहला है। दैट साइंटिस्ट वांट्स टू इन्वेस्टिगेट, जिससे साइंसदान ये चाहते हैं कि उससे तहकीक कर सकें, इन्वेस्टिगेट कर सकें। सच प्रॉब्लम इज़ आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। अब वो कहते हैं कि ये जो मसला है जिसकी शिनाख्त की जाती है, अब वो किसी साइंसदान के माइंड में भी आ सकता है, बायोलॉजिस्ट के माइंड में भी आ सकता है या किसी थर्ड पर्सन के माइंड में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बायोलॉजिस्ट नोटिसेस दैट प्लांट्स इन एन एरिया आर ग्रोइंग टॉलर देन यूजुअल। अब मिसाल के तौर पर अब मसले की जो पहचान करनी है, साइंसदान क्या करते हैं? साइंसदान ने ये देखा कि जो पौधे हैं इस एरिया में ग्रो करवाए गए, ग्रो करवाने की वजह से उनका कद भी ज़्यादा है, उनकी ग्रोथ भी अच्छी है। मामूल से ज़्यादा जब उनकी ग्रोथ होगी और उनका कद ज़्यादा होगा तो वो उसको देखेंगे कि यहाँ पे क्या मसला आ रहा है जिसकी वजह से, या यहाँ पे क्या चीज़ अच्छी है जिसकी वजह से इनकी हाइट टॉल हो रही है और इनकी ग्रोथ अच्छी है। ही डेवलप्स अ स्पेसिफिक साइंटिफिक प्रॉब्लम। फिर वो क्या करेगा? एक साइंसी प्रॉब्लम बनाएगा। व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ दीज प्लांट्स। अब वो प्रॉब्लम जो डेवलप करेगा उसमें ये देखेगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन पौधों की ग्रोथ को के ज़िम्मेदार हैं या ग्रोथ को बढ़ाते हैं। दिस प्रॉब्लम बिकम्स द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द साइंटिफिक इंक्वायरी। अब साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए यानी जो बायोलॉजिकल मेथड उन्होंने स्टार्ट किया तो यहाँ से उसका पहला पॉइंट स्टार्ट हो जाता है कि उसने क्या किया? मसला सोच लिया कि अब इसका हल निकालना है। हल कैसे निकालेगा? ऑब्जर्वेशन करके। अब सेकंड नंबर पे आ जाता है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में वो क्या करेगा उसको हम देखते हैं। साइंटिस्ट्स मेक ऑब्जर्वेशंस अबाउट द प्रॉब्लम। अब जो मसला उसने क्रिएट किया, मसला जो उसने शनाख्त किया, उसके बारे में वो मुशाहदा करेगा। मुशाहदा करने के लिए दे यूज 5 सेंसेस फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करने के लिए उसको 5 हिस्सों की ज़रूरत होती है। मतलब कि सूंघने की हिस्स भी उसको चाहिए, सुनने की भी चाहिए, देखने की भी चाहिए, टच की भी चाहिए और टेस्ट की भी चाहिए। ये 5 की 5 सेंसेस जो हैं उसको चाहिए। ऑब्जर्वेशन में ये 5 की 5 सेंसेस यूज़ होती हैं। दे ऑल्सो रीड एंड स्टडी द प्रीवियस रिसर्चर्स। वो क्या करेगा?
इन सेंसेस को यूज़ करने के बाद वो पिछली जो भी रिसर्चेज हुई हैं उस टॉपिक पे उनको स्टडी करेगा, उनको समझेगा, उसको देखेगा ऑन द सेम और रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो उससे मिलते जुलते प्रॉब्लम्स होंगे। अब ऑब्जर्वेशन जो है वो दो तरह की होती हैं, क्वालिटेटिव भी होती हैं और क्वांटिटेटिव भी होती हैं। क्वालिटेटिव हम कहते हैं म्यारी और क्वांटिटेटिव कहते हैं मिकदारी। अब म्यारी में क्या आ जाती है, उसकी क्वालिटी आ जाती है, मतलब कि उसका रंग कैसा है, उसकी साख्त कैसी है, उसकी हाइट कैसी है, दिखने में कैसा है। क्वांटिटी में आ जाता है कि वो कितनी तादाद में है, कितने किलोग्राम है, कितने ग्राम है, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशंस दैट कैन नॉट बी मेजर्ड विद नंबर्स। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन यानी जो म्यारी मुशाहदात हैं उनमें नंबर्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर द कलर एंड टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर, के पौधे का रंग कैसा है, उसकी साख्त कैसी है। अब आगे आ जाते हैं हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस पे। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस इन्वॉल्व मेजरमेंट्स और न्यूमेरिकल डाटा दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। अब जो मिकदारी मुशाहदा होता है इसमें मेजरमेंट की जाती है, उसमें डाटा इकट्ठा किया जाता है और उसको हम नंबर्स में लिखते हैं, नंबर्स में जाहिर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर द नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री। अब देखो किसी पौधे के ऊपर परिंदे बैठे हुए हैं, अब हम उनकी क्वालिटी तो नहीं ना देखेंगे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में, हम यही देखेंगे ना कि एक दरख्त के ऊपर इतने परिंदे बैठे हुए हैं। तो जब हम उनका अंदाज़ा नंबर्स में लगाएंगे तो ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट दैन क्वालिटेटिव। अब वो कहते हैं कि जो मिकदारी मुशाहदात होते हैं ये म्यारी मुशाहदात से ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, ज़्यादा दुरुस्त होते हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर इनवेरिएबल, मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्योंकि इनमें ना तो तब्दीली हो सकती है, इनको मेजर किया जा सकता है और इनको नंबर्स की सूरत में रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। थर्ड स्टेप आ जाता है हाइपोथेसिस का। अब थर्ड स्टेप हाइपोथेसिस है। अब सबसे पहले रिकॉग्निशन हुई प्रॉब्लम की, उसके बाद उस पर ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन करने के बाद अब उसकी हाइपोथेसिस बनानी है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मुशाहदात की बुनियाद पर साइंटिस्ट्स डेवलप अ स्टेटमेंट। साइंसदान क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। दे मे प्रूव आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम। जो उन्होंने साइंटिफिक प्रॉब्लम निकाला होता है या उसकी शनाख्त की होती है, उसका जवाब ढूंढने के लिए, उसको साबित करने के लिए वो क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। सच टेंटेटिव आंसर ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो जो उन्होंने स्टेटमेंट बनाई होती है उसको हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। साइंटिस्ट्स मेक मैनी हाइपोथेसिस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम। अब मसला चाहे एक हो लेकिन उसके लिए साइंसदान क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाइपोथेसिस बना लेते हैं। तो कहते हैं ना, इसलिए ज़्यादा हाइपोथेसिस बनाते हैं कि उनमें से कोई अगर इनकरेक्ट निकलती है या एक्यूरेट नहीं होती तो उसके बजाय दूसरी को इस्तेमाल कर सके। अ हाइपोथेसिस हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हाइपोथेसिस की कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। इट इज़ अ प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम। अब जो मसला है उसका जवाब देने के लिए एक अच्छी स्टेटमेंट होनी चाहिए। इट ऑलवेज मैचेस विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। जो अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस हैं यानी जो दस्तयाब मुशाहदात हैं उनके साथ वो हाइपोथेसिस मैच होनी चाहिए, उसके साथ उसकी मुताबिकत होनी चाहिए, रिलेट होनी चाहिए। ये ना हो कि हाइपोथेसिस कुछ और है, ऑब्जर्वेशन कुछ और है, तो फिर उसके रिजल्ट्स भी डिफरेंट निकलेंगे। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। तो उसको जो तजर्बात की बुनियाद पर टेस्ट किया जाएगा, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। उसके बाद क्या किया जाएगा, देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस। तो उसमें ये भी रास्ता एक होना चाहिए कि अगर हाइपोथेसिस डिस्प्रूव हो जाती है, मतलब कि वो दुरुस्त साबित नहीं होती, तो उसका दूसरा रास्ता भी होना चाहिए। नंबर 4 पे आ जाती है डिडक्शन। अब जो उन्होंने हाइपोथेसिस मतलब कि जो स्टेटमेंट बनाई, अब उस स्टेटमेंट से वो लॉजिकल रिजल्ट्स निकालते हैं। जब साइंसदान लॉजिकल रिजल्ट्स निकालते हैं हाइपोथेसिस से, उन लॉजिकल रिजल्ट्स हाइपोथेसिस को डिडक्शंस का नाम देते हैं। अब डिडक्शंस का जो पैटर्न है वो किसको फॉलो करता है, इफ़ एंड देन स्टेटमेंट्स। उसमें इफ़ एंड देन स्टेटमेंट्स आती हैं, मतलब अगर और तब। साइंटिस्ट अज्यूम दैट इफ़ हाइपोथेसिस इज़ ट्रू, अगर हाइपोथेसिस दुरुस्त है, देन व्हाट माइट बी रिजल्ट, तो उसका नतीजा क्या होगा।
मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे डिडक्शन में हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस है और उससे डिडक्शन क्या निकालनी है। हाइपोथेसिस ये है, लीफ डिस्कलरेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ इन प्लांट आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन सॉइल। अब हाइपोथेसिस साइंसदान ने ये बनाई कि मिट्टी के अंदर जो आयरन है उसकी कमी की वजह से पौधे की ग्रोथ रुक गई और उसके जो पत्ते हैं वो जर्द पड़ गए। अब उससे उसने डिडक्शन क्या निकाली, मतलब कि उसने जो लॉजिकल रिजल्ट निकाला उसको हम डिडक्शन का नाम देते हैं ना। लॉजिकल रिजल्ट उसने ये निकाला, इफ आयरन डेफिशिएंसी इज कॉजिंग द सिम्टम्स, अगर कमी ही इन अलामात का सबब है, देन एडिंग आयरन टू द सॉइल विल इम्प्रूव द कलर्स ऑफ लीव्स एंड प्रमोट प्लांट ग्रोथ। वो फिर डिडक्शन ये निकालता है कि अगर आयरन की कमी की वजह से ही ये जर्द रंग होता है या उसकी ग्रोथ रुकती है, तो अगर मिट्टी के अंदर आयरन को थोड़ा दे दिया जाए, बढ़ा दिया जाए उसकी मिकदार को, तो उसके पत्ते भी जर्द होना कम हो जाएंगे और उसकी जो ग्रोथ है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसके बाद वो क्या करता है, उस पर तजर्बा करता है। तजर्बा करना को हम एक्सपेरिमेंट का नाम देंगे। एक्सपेरिमेंट्स 5 स्टेप है। इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये साइंटिफिक मेथड का सबसे बुनियादी मरहला है। साइंटिस्ट्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस। अब साइंसदान क्या करते हैं, तमाम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, जांचने के लिए उन पे तजर्बात करते हैं। अब तजर्बात तो उन्होंने करने ही करने हैं कि हो सकता है उनमें कोई चेंजिंग वगैरह आ जाए। इन अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट वन हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड करेक्ट। अगर हाइपोथेसिस जो है वो साबित हो जाती है दुरुस्त, एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर प्रूव्ड इनकरेक्ट, तो वो क्या करेंगे, वो इनकरेक्ट को साइड पे रख देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और जो करेक्ट होगी उसको वो प्रूव कर लेंगे आगे प्रोसेस के लिए। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड एंड द प्रूव्ड वन इज एक्सेप्टेड, कि जो इनकरेक्ट होगी, जो गलत होगी उसको रिजेक्ट कर देंगे, जो दुरुस्त होगी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कबूल कर लेंगे। कबूल करने के बाद वो क्या करेंगे, साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शंस फ्रॉम द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, वो उससे और रिजल्ट्स निकालेंगे, उससे और डिडक्शंस बनाएंगे। देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट्स एंड कंफर्म द करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस, तो फिर वो उस पर बार बार तजर्बात करते जाएंगे। जब उसके अंदर बार बार करेक्शन ही आती जाएगी, वो करेक्टनेस को ही शो करता जाएगा, तो वो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। जब सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो जाएगा उसके बाद उसका रिजल्ट निकल आएगा। रिजल्ट निकलने के बाद उसको पब्लिश कर दिया जाएगा। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने 2 एग्जाम्पल दी हुई हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप का, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट दिया हुआ है। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में क्या फ़र्क है इसको देखते हैं। व्हेन साइंटिस्ट्स डू एक्सपेरिमेंट, जब साइंसदान तजर्बात करते हैं, दे अरेंज 2 सेटिंग्स, वो क्या करते हैं, 2 तरह की सेटिंग करते हैं। एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम देते हैं और दूसरे को कंट्रोल ग्रुप का नाम देते हैं। अब देखो, जब उन्होंने तजर्बा करना है, एक तो नॉर्मल चीज़ लेंगे और दूसरी जो है उसको एक्सपेरिमेंटल लेंगे। मतलब कि एक जो है वो तो मामूल के मुताबिक होगी, दूसरी जो है उस पर किसी ना किसी चीज़ का वो असर देखेंगे। जब वो दोनों के दरमियान असर देखेंगे कि एक तो मामूली चीज़ है, एक मामूल के मुताबिक है, दूसरी में उसका क्या फ़र्क आया, तो तभी उनको पता चलेगा ना कि इसमें चेंजिंग क्या हुई है और इसके क्या क्या चीज़ें इसमें और ऐड की जा सकती हैं। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में ये फ़र्क। इसकी एग्जांपल देखते हैं। यू वांट टू डू एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, यू विल अरेंज 2 सिमिलर प्लांट्स। वो कहते हैं मिसाल के तौर पर आपने तजर्बा करना है कि पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप क्या करोगे, 2 एक जैसे ही पौधे लोगे। जब आप एक जैसे ही 2 पौधे लोगे, यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट एंड यू विल प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू द अदर प्लांट। अब वो क्या करेगा कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं करेगा, जबकि जो दूसरा होगा कंट्रोल ग्रुप उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेगा। The necessity of carbon dioxide will be proved when photosynthesis does not occur in the experimental group but occurs in control group. वो कहते हैं कि फिर वो कंट्रोल ग्रुप में क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस हो गई, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। तो इससे उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है।
सिक्स्थ और लास्ट स्टेप आ जाता है रिजल्ट्स। अब एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, साबित हो गई हाइपोथेसिस करेक्ट, उसके बाद वो क्या करेगा, नतीजा अखज़ करेगा। साइंटिस्ट्स गैदर डाटा फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट्स, वो क्या करेंगे, अपने तजुर्बात से डाटा इकट्ठा करेंगे। दे यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड ग्राफ्स टू समराइज द रिजल्ट्स, वो उन रिजल्ट्स को समराइज करने के लिए यानी उसकी एक समरी बनाने के लिए वो क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद क्या करेंगे, साइंटिस्ट्स आल्सो इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ ऑल रेफरेंस इन द समरी टू एक्नॉलेज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जब उन्होंने समराइज कर लिया रिजल्ट को, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे कि उस लिस्ट में वो ये बताएंगे कि ये वाला तजर्बा करने के लिए उन्होंने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ली थी और उन्होंने कौन कौन सा रेफरेंस यूज़ किया था, ये वहाँ पे वो लिस्ट में ऐड कर देंगे। जब वो लिस्ट में ऐड कर देंगे उसके बाद वो करेंगे पब्लिश। साइंटिस्ट्स पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स। फिर जब वो अपनी पब्लिकेशन करेंगे उनके लिए वो मुख्तलिफ जर्नल्स का इस्तेमाल करेंगे या बुक्स का इस्तेमाल करेंगे। दे ऑल्सो शेयर देयर फाइंडिंग्स विद अदर साइंटिस्ट, वो क्या करेंगे, जो उन्होंने फाइंडिंग्स की हैं, उन्होंने रिजल्ट्स निकाले हैं, वो दूसरे साइंसदानों के साथ भी उसको शेयर करेंगे। फॉर दिस पर्पज़ वो इस मकसद के लिए क्या करेंगे, दे क्रिएट अ साइंटिफिक रिपोर्ट, वो एक साइंसी रिपोर्ट बनाएंगे एंड गिव प्रेजेंटेशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड सेमिनार्स। अब जब उन्होंने एक चीज़ तैयार कर ली है उसके लिए वो क्या करेंगे, नेशनल या इंटरनेशनल तौर पे मीटिंग्स रखेंगे। मीटिंग्स में वो क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे अपने काम की, या फिर वो सेमिनार्स रखेंगे जिसमें वो अपने काम को जाहिर कर सकें, दिखा सकें, दूसरों तक पहुंचा सकें। स्टूडेंट्स, आज हमने इस टॉपिक को डिटेल में समझा, तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।